जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, हम फिजिक्स का पहला लेक्चर डाले थे जिसमें कि हम क्लास 12 का जितना भी यूनिट वाइज सिलेबस है हम उसको आपको डिस्कशन कर दिए थे। उसके बाद दूसरा लेक्चर आया था जिसमें कि हम क्लास 12 का पहला चैप्टर पहला यूनिट स्टार्ट किए थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें हम बता दिए थे कि उसमें दो चैप्टर हमको पढ़ना है, जिसमें कि पहला चैप्टर कौन था? पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर कौन है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसके बारे में हम आपको कल बताए थे। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम कल बता दिए थे। उसके बाद आवेश क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोलते हैं विद्युत आवेश, आवेश के बारे में हम आपको कुछ बताए थे। उसमें हम आपको बताए थे कि आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं। क्या होता है? आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, मतलब कि हम जिसको बताए थे कि समझने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ आवेश के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, मतलब कि आवेश के बहुत सारे नखरे होते हैं। अगर आप आवेश के नखरे को समझ गए तो आवेश का जितना भी गुण है उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। आवेश के मेनली 4 नखरे होते हैं। कितना होते हैं? आवेश के मेनली 4 नखरे होते हैं। देखिए, 4 नखरे को समझने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस चैप्टर में लिखा गया है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जिसको हिंदी बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेकिन हम आपको कल बता दिए थे कि विद्युत आवेश क्या? विद्युत आवेश के बारे में हम पहले लेक्चर, मतलब सिलेबस के बाद जो दूसरा लेक्चर आया था उसमें हम आपको विद्युत आवेश के बारे में बताए थे। लेकिन इसमें लिखा गया क्षेत्र। पहले हम समझते हैं कि क्षेत्र क्या है, उसके बाद आवेश के 4 नौटंकी जो मेन रूप से है जिसपे कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टिका हुआ है, उस 4 नौटंकी से पढ़ने से पहले हम आपको क्षेत्र के बारे में समझाते हैं। आप पहले क्षेत्र के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हम आपको अपने भाषा में, आसान भाषा में क्षेत्र के बारे में आपको समझा रहे हैं, वो आप समझिएगा क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, हम आपको एक कहानी के माध्यम से क्षेत्र के बारे में कुछ बता रहे हैं। देखिए, अगर आप कहीं से, मतलब अगर रास्ते से जाते होंगे, अगर कहीं रास्ते से आप गमन करते मतलब जाते होंगे तो देखते होंगे कि अगर आसपास में अगर कोई जानवर मर गया होगा, मतलब कि अगर रास्ते से आप जाते होंगे, अगर आसपास में कोई जानवर मर गया होगा तो क्या करता है? वो महकने लगता है। क्या करता है? महकने लगता है। इन द सेंस मतलब बदबू देने लगता है। तो आपको, मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे होंगे तो मतलब आप क्या पता चलता होगा कि यहाँ क्या दे रहा है? स्माइलिंग, मतलब यहाँ क्या है? गंध हो रहा है। तो मतलब वो जो गंध होता है मतलब उसी क्षेत्र में होता है। कब तक? उसी एरिया में होता है जब तक कि जब तक मतलब जहाँ तक उसका बदबू जाता है। मतलब समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए, मानिए कि एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है और यहाँ पे एक जानवर मरा हुआ है। क्या है? जानवर क्या है? मतलब मरा हुआ है। तो इसका जो बदबू होगा यहीं तक जाएगा। मतलब मान लिए इन द सेंस कि इतना एरिया तक, मतलब इतना इलाका तक ही जाता है। तो इस इलाका को हम क्या कहेंगे? इस इलाका को बोलेंगे क्षेत्र। क्या बोलेंगे? क्षेत्र बोलेंगे। जैसे कि पहले लोग क्या हो, पहले हुआ करता था राजा। क्या होता था? राजा होता था। राजा के चारों ओर क्या होता था? एक क्षेत्र होता था। उसके बाद उस क्षेत्र के बाद उसका कोई, उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। उसी प्रकार अगर ये जानवर मरा हुआ है तो इसका जो मतलब गंदगी होगा इसी एरिया तक ही जाएगा। उसके बाद इस एरिया के बाहर मतलब बदबू नहीं जाता है। उसके बाद आपको भी मतलब स्मेलिंग नहीं होता, मतलब स्मेलिंग मतलब उसमें गंध नहीं आता होगा। तो आप समझ गए कि क्षेत्र क्या होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु है, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर अगर उसका प्रभाव हो, मतलब अगर ये जानवर मरा हुआ है तो इतना एरिया तक ही, मतलब इसी एरिया के अंदर ही आपको बदबू मतलब मारेगा। उसके बाद अगर इसके बाहर चले जाइएगा तो आपको बदबू का मतलब इस मतलब गंदगी, मतलब आपको गंध में नहीं आएगा। यही क्या हो गया? क्षेत्र। लेकिन यहाँ जाइएगा तो आपको गंदगी नहीं मिलेगा, यहाँ जाइएगा तो गंदगी नहीं मिलेगा, यहाँ जाइएगा तो गंदगी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया क्षेत्र के बाहर। लेकिन इस मरे हुए जानवर का क्षेत्र इतना सा ही कहलाएगा। उसी प्रकार आवेश का होता है अपना क्षेत्र। क्या होता है? आवेश का अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का नाम होता है। जैसे इस जानवर मरा था, इसका अपना क्षेत्र था। इस क्षेत्र को आप बोल सकते हैं क्या क्षेत्र? इस क्षेत्र को बोल सकते हैं महक। क्या बोल सकते हैं? गंध बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई राजा है, उसके चारों ओर जो क्षेत्र होगा, चारों ओर जो क्षेत्र होगा उसका अपना क्षेत्र कहलाएगा, उसी क्षेत्र में उसका शासन होगा। उसी प्रकार अगर कोई चार्ज, चार्ज का 4 कंडीशन होता है, मतलब चार्ज का क्षेत्र 4 कंडीशन से डिसाइड कर सकते हैं। पहला तो मेन रूप से होगा कि चार्ज जब स्थिर है। क्या हो? चार्ज जब स्थिर हो, मतलब चार्ज जब रुका हो तो उसका क्षेत्र जो बनता है, क्षेत्र तो सब में बनेगा। चार्ज जब स्थिर रहेगा उसमें भी क्षेत्र बनेगा। उसके बाद चार्ज जब गति करेगा उसमें भी क्षेत्र बनेगा। चार्ज जब गति करेगा लेकिन एक समान वेग से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब गमन करेगा तब पर भी क्षेत्र बनेगा। उसके बाद मोशन, जब वो गति में हो जाए और वो असमान वेग, मतलब असमान वेग का मतलब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो गमन करे तब पर भी क्षेत्र बनेगा। लेकिन इस क्षेत्र का
अलग अलग नाम होता है, उस क्षेत्र में अलग अलग क्रियाएं मतलब उत्पन्न होता है। जैसे देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब असमान वेग को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। देखिए चार्ज मतलब आवेश के बारे में हम पहले बता दिए थे। आवेश के बारे में आप जानेंगे कि आवेश के 4 नखरे होते, कितने, 4 नखरे होते। उस नखरे से पहले हम समझ गया, क्या समझे, पहले क्षेत्र समझे। क्या समझे, क्षेत्र समझे। क्षेत्र क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर जहाँ तक कि उसका प्रभाव हो सके, उसका प्रभाव का अनुभव हो सके, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन जब उसके क्षेत्र से बाहर जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मतलब उस वस्तु का, उस पदार्थ का प्रभाव उस पर नहीं होगा। पहले जानते हैं कि चार्ज जब स्थिर होता है, मतलब आवेश जब स्थिर रहता है तो इसका क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद मोशन में रहेगा तो उसका क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहता है तो उसमें क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। उसके बाद मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो उसमें क्या, मतलब सब में तो क्षेत्र बनेगा लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे कि इसका ये जैसे यहाँ था तो इसका प्रभाव क्या था, ये क्या कर रहा था, सेंट मतलब बदबू दे रहा था। जिस प्रकार इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ जब चार्ज क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज जब स्थिर रहेगा तो क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद चार्ज जब मोशन में आता है तो इसका एक अलग चैप्टर बनता है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है, इससे अलग चैप्टर बनता है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये एक पढ़ते हैं अगले चैप्टर। देखिए चार्ज जब स्थिर रहता है तो इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए जानते हैं कि चार्ज जब स्थिर रहता है तो क्या होता है। देखिए चार्ज जब स्थिर रहेगा तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। हम आपको बोले थे इसके चारों ओर क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, एक क्षेत्र बनेगा। इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। जब चार्ज मोशन में रहेगा इसमें भी एक चारों ओर क्षेत्र बनेगा, ये समझिए पहले। जब चार्ज मोशन में रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसके चारों ओर क्षेत्र बनेगा, इसके चारों ओर क्षेत्र बनेगा। उसके बाद मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब असमान वेग से रहेगा, इसमें भी चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चारों ओर क्षेत्र बनेगा। मतलब रेस्ट स्थिर रहे इसमें भी क्षेत्र बनेगा, गति रहेगा इसमें भी क्षेत्र बनेगा। गति रहे लेकिन एक समान वेग से रहे इसमें भी क्षेत्र बनेगा, और समान वेग रहे मतलब त्वरण रहे इसमें भी एक क्षेत्र बनेगा। लेकिन इसका प्रभाव अलग अलग होता है, इसका प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे जब चार्ज स्थिर रहता है तो इसके चारों ओर क्षेत्र जो बनता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। देखिए चार्ज जब गति करता है, चार्ज जब गति करता है तो इसमें विद्युत क्षेत्र तो बनबे करता है। मतलब इसमें तो क्षेत्र जो बनता है इस क्षेत्र का नाम होता है क्या, इसका नाम मतलब विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इसमें जो होता है इसमें दोनों बनता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। मतलब इसमें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्षेत्र। इलेक्ट्रिक क्षेत्र क्या बोलते हैं। देखिए जब चार्ज स्थिर रहेगा तो इसमें बनेगा विद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसके बाद चार्ज जब गति में रहता है तो बनता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन जब चार्ज मोशन में रहे, क्या रहे, जब चार्ज गति में रहे लेकिन एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से रहे तो उसमें दोनों बनता है, विद्युत क्षेत्र उसके बाद विद्युत क्षेत्र, उसके बाद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों बनता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिखते हैं EF, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EF का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लिखे हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दोनों में बनता है। लेकिन इसमें तब मतलब इसमें और क्या नहीं बनता है, मतलब इसमें जो होता है एनर्जी नहीं निकालता, एनर्जी
इसमें एनर्जी नहीं निकलता है, एनर्जी नहीं निकलता है, एनर्जी नहीं निकलता, ऊर्जा इसमें नहीं निकलता है। इसमें यही बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनता है लेकिन एनर्जी नहीं निकलता, एनर्जी नहीं निकलता है। लेकिन मोशन में रहे और समान वेग से रहे, मोशन में रहे लेकिन असमान वेग, जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसमें जो होता है, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, उसके बाद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। लेकिन इसमें ऊर्जा जो निकलता है वो कैसे निकलता है, वो विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलता है। इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एनर्जी जो होता है, एनर्जी रिलीज होता है, मतलब इससे एनर्जी निकलता है। इसमें एनर्जी क्या होता है, इसमें एनर्जी क्या होता है, निकलता है, एनर्जी निकलता है, लेकिन इससे एनर्जी नहीं निकलता है। इसमें तो एनर्जी कोई बातें नहीं है, इसमें भी एनर्जी की कोई बात नहीं है। लेकिन चार्ज जब स्थिर रहेगा इसमें बनेगा विद्युत क्षेत्र, चार्ज जब गति में रहेगा तो इसमें बनेगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चार्ज जब गति में रहेगा लेकिन एक समान वेग से रहेगा तो इसमें बनेगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात चार्ज जब असमान वेग से रहेगा तो इसमें बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इसमें ऊर्जा निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलेगा। देखिए चार्ज क्या बोले थे, चार्ज का अलग अलग नौटंकी है। चार्ज का मेन रूप से यही चार्ज नौटंकी है, जिसमें कि स्थिर, उसके बाद गति रहेगा लेकिन एक समान वेग से, गति रहेगा लेकिन असमान वेग से। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का कौन नौटंकी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज का रेस्ट वाला नौटंकी पढ़ते हैं, मतलब स्थिर वाले नौटंकी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन चार्ज जब गति करने लगता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हम पढ़ेंगे किसमें, करंट वाले चैप्टर में। इसके अगले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद जो दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, उसमें पढ़ेंगे मोशन के बारे में। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता होगा। चलिए इसको समझने के लिए हम ऐसे दैनिक भाषा मतलब अपनी भाषा में समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है, गति क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है और समान वेग क्या होता है। इसको आप समझिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे रुके हुए हैं तो ये क्या हुआ, रेस्ट। क्या हुआ, रेस्ट हुआ। जैसे ये मार्कर यहाँ पर रुका हुआ तो ये क्या है, ये रेस्ट है। जब ये रेस्ट है मतलब अगर इसको हम आवेश समझे तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यही चार्ज जब क्या करेगा, गति करने का मतलब ये ऐसे गति भी कर सकता है कि यहाँ कितना है, कभी स्पीड भी कर रहा है, कभी धीमे कर रहा है, कभी स्पीड भी कर रहा है, कभी धीरे कर रहा है। मानिए कि अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मोटरसाइकिल कभी 10 पर चला रहे होंगे, कभी आप स्पीड पर ही चला रहे होंगे। मतलब गति का मतलब हुआ क्या, उसमें आप धीरे भी हो सकते हैं, मतलब धीरे भी चला सकते हैं, तेजी से भी चला सकते हैं, कभी और तेजी से चला सकते हैं। गति का मतलब हुआ दोनों, मतलब धीरे और मतलब आपका मन जैसा हो, कभी स्पीड भी चला सकते हैं, कभी घटा कभी चला सकते हैं। यही इसीलिए लिखा है आप क्या, गति लिखे हैं। क्या लिखे हैं, गति लिखे हैं। उसके बाद एक समान वेग का मतलब क्या होता है, एक समान वेग का मतलब होता है अगर हम 10 के स्पीड से जा रहे हैं तो 10 के ही स्पीड से जाएंगे। अगर हम 20 के स्पीड से जा रहे हैं तो 20 के ही स्पीड से जाएंगे, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसमें जाएंगे। इसमें क्या होता है, मतलब असमान वेग से। आप देखते होंगे कभी गाड़ी को कभी मतलब 20 पर चलाते हैं तो कभी 30 पर चलाते हैं, मतलब कभी घटाते हैं कभी बढ़ाते हैं वेग को, कभी घटाते हैं और बढ़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, असमान त्वरण। क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं त्वरण। मतलब चार्ज के चार नौटंकी के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन रूप से हम स्थिर आवेश के बारे में बनते हैं, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। हम बोले थे कि अगले इस क्लास में हम चार्ज के गुण के बारे में लिखाएंगे, चार्ज के गुण के बारे में लिखाएंगे। तो हम अभी इसको मिटाते हैं, उसके बाद चार्ज के जितना गुण होता है उसको लिखाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, तो चार्ज को सूचित किससे करते हैं, चार्ज को सूचित करते हैं क्यू से। क्या, चार्ज को क्यू सूचित करते हैं। तो बड़ी क्यू लीजिए, अगर आपका मन है तो छोटी क्यू लीजिए। मतलब चार्ज को सूचित करते हैं क्यू से। किससे, चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं। जैसे कि आपका नाम कुछ होगा तो आप अपना नाम का पहला अक्षर लेते हैं ए, ऐसा कोई बात। इसी प्रकार चार्ज को क्यू या छोटी क्यू से सूचित करते हैं। उसके बाद चार्ज के बारे में मतलब चार्ज को सूचित किससे करते हैं इसको बता दिए। उसके बाद गुण में 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। गुण में चार पॉइंट इसका हो गया। उसके बाद एक चार्ज को लिख दिए, इसको सूचित किससे करते हैं, क्यों सूचित करते हैं। चार्ज जो होता है, चार्ज एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, चार्ज एक अदिश राशि होता है। जितना भी पॉइंट होता है मतलब सब आपको लिखा देते हैं चार्ज के। अगला आप हेडिंग मारिएगा चार्ज के गुण। क्या मारिएगा, चार्ज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको बोलते हैं आवेश के गुण। इसको आप हेडिंग दीजिएगा। उसके बाद जितना गुण होता है उसको लिखाते हैं। इसको पहले इसका रफ करते हैं।
देखिए हम आवेश के चारों नखरे के बारे में बता दिए थे। उसके बाद हम आपको हेडिंग दिलाए थे कि आवेश के जितना भी गुण होता है उसको लिखेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए आवेश के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश के गुण लिखिए। उसके बाद हेडिंग लगा दीजिए कि आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं, मतलब आवेश के निम्नलिखित नीचे निम्नलिखित गुण दिए गए हैं। पहला गुण लिखिएगा कि आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। हम आपको जब परिभाषा लिखाए थे आवेश के तो उसमें बताए थे कि आवेश जो होता है पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है, मतलब इसके पीछे और आवेश के पीछे कुछ नहीं पढ़ने को होता है। उसके बाद दूसरा में लिखिएगा कि आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। आवेश जो होता है पदार्थ का इंटरनिक गुण होता है, मतलब इंट्रेंसिक गुण होता है। ये पदार्थ जो पदार्थ के आंतरिक भाग में आंतरिक अंतर में होता है, मतलब पदार्थ के अंदर में होता है आवेश, मतलब ये दिखता नहीं है। आप जैसे हमारे शरीर में क्या है, आत्मा है, तो आत्मा नहीं दिखता है, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ में आवेश होता है लेकिन आवेश दिखता नहीं है। तो लिख सकते हैं आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण होते हैं। उसके बाद तीसरा लिखिएगा इसे क्यू या बड़ी क्यू या छोटी क्यू से सूचित करते हैं। आपका मन होगा तो आप क्यू बड़ी क्यू लीजिएगा, अगर आपका मन होगा तो छोटी क्यू लीजिएगा, मतलब आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। चौथा में लिखिएगा आवेश संरक्षित होते हैं, मतलब आवेश जो होता है अगर इसमें दिया गया है अगर 10 आवेश, इसमें भी अगर इसमें भी है 10 आवेश, मगर अगर इसमें अगर 10 आवेश दिया, अगर इस मार्कर में 10 आवेश है, अगर हम किसी और दूसरे मार्कर में अगर इस आवेश को डाल दे तो आवेश कभी घटेगा नहीं, उसमें भी कितना रहेगा, 10 आवेश ही रहेगा। मतलब आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। अगर मतलब मान लीजिए अगर एक डिब्बा में 10 आवेश हैं, अगर उसी आवेश को दूसरे डिब्बा में दे 10 आवेश ही जाएगा, घटे बढ़ेगा नहीं। इसको हम आगे बताएंगे, एक डिटेल में भी बताएंगे, नहीं तो आप लिख लीजिएगा पहले गुण में आवेश संरक्षित होते हैं। क्या होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। पांचवा में लिखिए आवेश अदिश राशि है। क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। उसके छठा में लिखिएगा आवेश क्वांटीकृत रहता है। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आवेश क्वांटीकृत रहता है, तो आप लिख लीजिए इसके गुण में आवेश क्वांटीकृत रहता है और क्यू बराबर होता है, यानी हम अगले लेक्चर में इसको बताएंगे। कौन कौन से बताएंगे, आवेश क्वांटीकृत रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, ये दोनों को हम अगले क्लास में मतलब बताएंगे डिटेल से। तो आप प्रॉपर्टी मतलब इसके गुण में लिख सकते हैं। सतमा में लिखिए इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। जैसे प्रकार की लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। उसी प्रकार इसका आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, कूलम होता है। एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, आपको अगर मापना होगा, अगर एसआई यूनिट लीजिएगा तो कूलम में ही आप माप सकते हैं। चाहे आप अमेरिका में मापिए, चाहे ब्रिटेन में मापिए, चाहे सऊदी अरब में मापिए, मतलब किसी भी देश में जाइएगा अगर आप एसआई में मापिएगा तो क्या होगा, कूलम ही होगा। लेकिन उसका सीजीएस मात्रक अलग होता है, उसके बाद एमकेएस मात्रक अलग होता है। उसके बाद देखिए ये जो लिखे हैं डबल स्टार पॉइंट, मतलब अगर आप एग्जाम किसी भी एग्जाम का प्रीवियस और उल्टा देखिए बोर्ड का, तो उसमें से इससे क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर प्रॉपर्टीज पूछेगा तो ये क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। मतलब इसको तो आप कंठस्थ कर ही लीजिएगा। अगर इतना कंठस्थ अगर 5 नंबर 2 नंबर का रहा तो इसको लिखिएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा श्योर तो इसी क्वेश्चन रहेगा। तो हम लिख दिए डबल स्टार पॉइंट। अगर इसको अच्छा साथ रखिएगा तो आपका 2 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में इससे पूछवे करता है। देखिए स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक इसको लिखते हैं शॉर्ट में ESU। क्या लिखते हैं, ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक, शॉर्ट में लिखते हैं ESU। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही कहलाता है सीजीएस मात्रक। क्या कहलाता है, सीजीएस मात्रक कहलाता है। स्थिर वैद्युत मात्रक बोलिए या सीजीएस मात्रक बोलिए, क्या होता है, वो होता है फ्रैंकलिन होता है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं FR। एक होता है स्टेट कूलम, जिसको बोलते हैं स्टेट कूलम ही बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ST कूलम। मतलब अगर बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक या सीजीएस मात्रक क्या है तो आप बोल सकते हैं फ्रैंकलिन है या स्टेट कूलम है, फ्रैंकलिन है या स्टेट कूलम। अगर इसको बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या एक स्टेट कूलम या एक फ्रैंकलिन, तीनों क्या है, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ से हम निकाल सकते, जैसे लिखा है स्टेट कूलम, लिखे हैं एक स्टेट कूलम, तो हम यहाँ से कूलम का मान निकाल सकते हैं कि एक कूलम का कितना चार्ज होता है। मतलब एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, कितना फ्रैंकलिन होता है, हम ये निकाल सकते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ गुना में लिख दिए एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, क्योंकि सब बराबर होता है। फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, सब बराबर होता है। अगर हम लिखे एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, देखिए ये इधर यूनिट देखिए, इधर जो पीछे हम लिखे हैं, अगर बोलेगा एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है तो आप बोलिएगा 3 × 10⁻9 होता है। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है तब पर भी बोलिएगा 3 × 10⁻9 होता है। बोलेगा एक कूलम में कितना फ्रैंकलिन होता है तब पर भी लिखिएगा 3 × 10⁻9 होता है। देखिए एक कूलम बराबर स्टेट कूलम,
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसके बाद फ्रैंकलिन कितना होता है ये लिख लिया। अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो एक स्टेट कूलम या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या एक फ्रैंकलिन निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए ये क्या है, गुणाम है, क्या है, गुणाम है। जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक फ्रैंकलिन हो गया या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या एक स्टेट कूलम, अगर हम निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि तीनों का मान बराबर होता है तो इसको लिख दिए, क्योंकि ये भाग में क्या है ना, ये गुणाम है। जैसे ये गुणाम है तो इस कूलम की इस पट्टी आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, क्या होगा, भाग में। जैसे ये 3 क्या है, गुणाम है, तो इधर आएगा तो भाग में होगा, लिख दिए 1/3। ये भी भाग में होगा, ऐसे होगा। देखिए एक कूलम बराबर जैसे दिया गया है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन होता है। जैसे हम इसको लिखेंगे, जैसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, इस पट्टी आएगा, मतलब जैसे गुणाम है इधर आएगा, भाग में होगा 1/3, क्या होगा 1/3, उसके बाद 1/10⁹ होगा। जैसे ही इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये क्या होगा, ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻−9 लिख सकते हैं। -9 क्या कूलम में निकाल रहे हैं तो कूलम में जा लिख देंगे। ये होगा कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तब बोलिएगा 3 × 10⁻9। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तब बोलिएगा 3 × 10⁻9। एक कूलम में कितना फ्रैंकलिन होता है, तब बोलिएगा 3 × 10⁻9। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक स्टेट कूलम या एक स्टेट कूलम बोले या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोले या एक फ्रैंकलिन बोले, इसको भी पूछ सकता है, तब बोलिएगा 1/3 × 10⁻9 कूलम। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको गुण बोलेगा 2 नंबर में तो इतना गुण लिखिएगा, 8 गुण लिखा है और भी गुण लिखा रहे हैं उसके बाद। लेकिन ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा, और इसको भी मिटा के फिर जितना गुण होता है उसको लिखते हैं। देखिए हम आपको 8 जो है 8 इसका गुण पढ़ लेते हैं, आवेश का 8 गुण पढ़ लेते तो उसके बाद 9वां गुण देखते हैं। देखिए ये भी स्टार पॉइंट लिखें, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है हर बार। देखिए ये भी 9वां गुण लिखिएगा, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMU। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में EMU। क्या होता है, वो होता है एब कूलम। क्या होता है, एब कूलम होता है। क्या होता है, एब कूलम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है एब कूलम। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है एब कूलम। एक एब कूलम होता है। क्या होता है, एक एब कूलम होता है। लेकिन जब इसको कूलम में लिखेंगे, सिर्फ कूलम में, क्या लिखेंगे, सिर्फ कूलम में लिखेंगे तो होगा 10 कूलम। क्या होगा, 10 कूलम। क्वेश्चन पूछेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना कूलम होता है, तो आप बोलिएगा 10 कूलम होता है। या आपसे ये पूछेगा कि एक एब कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तब बोलिएगा 10 कूलम होता है। इसी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गुणाम है तो हम इससे एक कूलम का मान निकाल सकते हैं कि एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। तो लिख सकते हैं कि एक कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। क्योंकि एक ये जो है गुणाम है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एक कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एक एब कूलम के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि एक कूलम बराबर 1/10 एब कूलम भी होता है। मतलब कि एक कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1/10 एब कूलम भी होता है। ये और जो 8 नंबर में लिखा है तो डबल स्टार पॉइंट, उसके बाद 9 वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कैसे भी क्वेश्चन इससे ही से पूछेगा। उसके बाद 10 नंबर में लिखिएगा इसका व्यावसायिक मात्रक जो होता है एम्पियर आवर होता है। क्या होता है, इसका व्यावसायिक मात्रक एम्पियर आवर होता है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं AR मतलब एम्पियर आवर होता है। एक एम्पियर आवर बराबर होता है 3600 कूलम। क्या होता है, एक एम्पियर आवर बराबर होता है 3600 कूलम। उसके बाद इसका रासायनिक मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या होता है, और एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। चलिए इसके बाद जो होता है जितना भी लिखे हैं मतलब मात्रक, इसको मतलब बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, मतलब ऐसे रखेंगे, पहले सबसे बड़ा कौन है, उससे बड़ा के बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है। देखिए हम आपको बता दिए थे कि हम जितना भी मात्रक पढ़े हैं उस मात्रक को हम घटते क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, इसे लिखेंगे। देखिए घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है, बड़ा के बाद कौन छोटा है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, ऐसे लिखते हैं। पहले बड़ा है, उस पेड़ से नीचा गए, उसी को बोलते हैं घटते क्रम। जैसे कि इसको डबल स्टार पॉइंट, मतलब जो डबल स्टार पॉइंट लिखें उसको आप कंठस्थ आधा ही कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। मतलब ये देखिए ये जो लिखा है इसको आप न्यूमेरिकल बनाने में यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे होता है।
उसके बाद एम्पियर आवर होता है, उसके बाद होता है एब कूलम, उसके बाद एब कूलम के बाद होता है कूलम, उसके बाद होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम ही फ्रैंकलिन होता है। हम अगले क्लास में जानेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश कितना होता है, मतलब आवेश का कारण क्या है, आवेश का कारण क्या है। आवेश का कारण जो है, कारण, आवेश का कारण क्या है। उसके बाद वो 4 पॉइंट जो लिखाए थे रेस्ट में, मोशन में, उसके बाद एक समान गति में होगा, एक समान गति में नहीं होगा, उस चारों पॉइंट को हम इसी आवेश के गुण में लिखेंगे। टोटल मिला के 18 पॉइंट होगा आवेश के गुण में। आवेश का गुण कल पूरा कंप्लीट करने के बाद आवेश के कारण भी इसी में गुण में ही समझा देंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि जितना इस क्लास में बताए होंगे आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि डाउट को ये मतलब जब क्लास लेंगे तो उसमें सॉल्व करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में।